नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिर परिचित चेहरा जय कुमार गुप्ता एक बारी आज फिर मैं आपसे बात करने आया हूँ। इलेक्शन शुरू हो गया है। हरियाणा की सभी पार्टियों की टिकटें ऑलमोस्ट डिसाइड हो गई हैं और इलेक्शन पूरे ज़ोर से चल पड़ा है। दोस्तों, मैंने कुछ चंद रोज़ पहले एक अपनी बातचीत की वीडियो डाली थी। उसमें मैंने कुछ बताया था, जो रोज़ रोज़ पार्टियां बदल लेते हैं उन लोगों की क्या अवस्था होती है और कैसे लोग होते हैं, और किससे कंपेयर किया था मैंने। उसका अभी कुछ उदाहरण देखने को मिला। एक अभी थोड़े दिन महीने पहले ही एक पार्टी बदल के गए थे। किस अरमान से गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, उनका क्या हाल हुआ। एक कुछ साल 6 महीने पहले पार्टी बदल के गए थे, जो कि पहले भी कई बार पार्टी बदल चुके हैं, आज उनका भी क्या हाल हुआ। क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, और जबकि भगवान को मानता है, मगर जब वो सोचता है मैं सब कुछ हूँ, फिर भगवान को किनारे कर देता है। हिसाब किताब सबका होता है। जो ये लोग जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि लोग हमारे साथ ही हमारे साथ आ जाएंगे। कब तक साथ आएंगे? कब तक तुम बदलते रहोगे? तुम बदल लेते हो और लोगों को तुम पूछते नहीं हो, तो वो कब तक साथ चलेंगे और क्यों चलेंगे? अब ये तो उदाहरण है, और भी भारत में उदाहरण होंगे। अपन हरियाणा की बात करते हैं, भिवानी में भी देख लो, यहाँ पर भी ऐसे ही नेता हैं। कितनी पार्टियां बदल ली, लगे रहते हैं और सोचते हैं कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, देंगे। चलो, उनका समय है, सितारा है, जो भी है। एंड तो इन चीज़ों का ख़राब ही होता है। एक और हैं नेता, वो मतलब कई पार्टियों में घूम आए, और मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इन लोगों का ध्येय तो सिर्फ पावर लेना होता है। इन लोगों का कोई दिमाग और विचार या किसी से कोई ये नहीं होता है कि मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलता हूँ, या मैंने लोगों के लिए करना है, या मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ तो मेरा असली मकसद क्या है। असली मकसद सिर्फ पावर गेन करना है, और ये इनके दिमाग की गलतफहमी है कि तुम जाओगे पब्लिक तुम्हारे साथ आ जाएगी। ऐसा नहीं है। ये कुछ तो उदाहरण आपको दिखाई दे ही गए अभी दो तो, और दोनों ही बाई चांस हिसार के हैं, और कुछ आगे आगे भी आपको दिखाई देंगे। कुछ ये पार्टियों ने नकार दिया, कुछ पब्लिक नकार देगी उनको। तो इन चीज़ों को जो मैंने मुद्दा उठाया था, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिल गया। चलो, अब अगली बात करते हैं। अब हम नेताओं को चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? हमारा कोई मुद्दा ही नहीं होता, मुद्दा विहीन होते हैं। कोई पार्टी में बंध के वोट देते हैं, कोई जात पात पे वोट देते हैं, कोई यूं ही देते हैं भाई हवा इसकी चल रही है, और इसलिए हम मरते जा रहे हैं। आज ये लीडर लोग दो मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी और करप्शन, भ्रष्टाचार। भाइयों, ये मुद्दे नहीं हैं। भ्रष्टाचार तो मैं 70 साल का हो गया जब से मैंने होश संभाला। समझो मैं जब 20 साल का था, जब से हमने सुनने लगा भ्रष्टाचार होता है। हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो जब मालूम पड़ता था भाई नौकरी लगेंगे तो वहाँ पर कमीशन मिलेगा, भ्रष्टाचार होगा, ये होगा, वो होगा। तो पुरानी चीज़ है भ्रष्टाचार, तो ये ख़त्म नहीं होगी इस देश के अंदर, कोई कितना ही जोर लगा लो। थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। भ्रष्टाचार पहले होता था डिफरेंट टाइप का, अब हो गया भ्रष्टाचार बहुत वाइड। नौकरी बिकती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिकती है, मतलब हर चीज़ पैसे से तुलती है। आज जो नौकरी पैसे से लेके जाएगा तो वो क्या पहले अपने पैसे पूरे करेगा या लोगों का भला करेगा? या जो एक अच्छी पोस्ट लग के आता है तो वो कुछ पैसे दे के आता है, कुछ महीना बांध के आता है, तो वो पैसे पूरे करेगा या लोगों का भला करेगा? तो ये जो करप्शन हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया, और इससे आम आदमी पिसता जा रहा है। दूसरा रहा बेरोजगारी का। आज रोज़गार की डेफिनेशन मुझे नहीं पता क्या है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए तो बेरोज़गारी ख़त्म होती है, जबकि असली डेफिनेशन इसकी ये है कि हर जगह निवेश आए,
इंडस्ट्री लगे, उसमें नौकरियां मिले, उसमें कोई सप्लाई करे, कोई माल बेचे, कोई चाय की दुकान खोले, अलग 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 तरह वहाँ का पैसा निकल के आए, बाजार में आए। तो ये रोजगार का मुद्दा है असली, जिसको एक नेता को करना चाहिए। मगर भिवानी के अंदर तो जो नेता हैं इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। टीआईटी मिल बंद हो गया, मोता बंद हो गई, रामा बंद हो गई, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, नहीं आने का तो मतलब ही नहीं है। कोई सरकारी दफ्तर नहीं आता, कोई और संस्था नहीं आती। रोजगार का तो बहुत तरीके हैं। अब ये असली मुद्दे क्या हैं पब्लिक के, जिसपे ना तो लोग सोचते हैं हमारा मुद्दा क्या है, ना ही नेता लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, 3 मुद्दे हैं। आज चाहे व्यापारी है और चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे सरकारी नौकरी वाला है, चाहे प्राइवेट नौकरी वाला है, आधी उसकी कमाई शिक्षा और स्वास्थ्य पे जा रही है, और दोनों की ही क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। एक मैंने बहुत पहले मतलब कभी पढ़ते थे, एक किसी अंग्रेज की कोटेशन सुनी थी। उसने बोला था कि जिस देश के अंदर धार्मिक स्थलों पर भीड़ होनी शुरू हो जाए, चलो वहाँ पर धर्म की हानि शुरू हो चुकी है। जिस देश के अंदर अस्पतालों में भीड़ होनी शुरू हो जाए, समझ लो वहाँ पर स्वास्थ्य खत्म हो चुका है। जिस देश के अंदर यदि आपका कोर्ट कचहरियों में भीड़ होनी शुरू हो जाए, चलो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। जिस देश के अंदर वेश्यालयों पर भीड़ शुरू हो जाए तो उसका वहाँ का कैरेक्टर खत्म हो चुका है। और जिस देश के अंदर शिक्षा संस्थानें कुकुर मुत्तों की तरह खुलनी शुरू हो जाएं और राजा उसकी तरफ ध्यान ना दे, उस काम के लिए ध्यान ना दे, तो इसका मतलब वहाँ पर शिक्षा नहीं हो गई है। क्योंकि शिक्षा जब बिकने लग जाती है तो शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा वही होती है जो गुरु उसको फ्री में देता है, और फ्री में उसी को देता है जो योग्य होते हैं। आज योग्य बच्चे तो रह जाते हैं क्योंकि वो इतने महंगे स्कूल जा नहीं पाते, और जिनमें पैसा है वो शिक्षा खरीद लेते हैं, और खरीद के वो ऊपर आ जाते हैं, फिर वो नौकरियाँ खरीद लेते हैं। तो आज कोई भी नेता शिक्षा व स्वास्थ्य की बात तो करता ही नहीं। अगर भाई ये हम पब्लिक के लिए करेंगे जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख के ऊपर आएंगे, कंपटीशन लड़ेंगे, नौकरी के लिए पूरा संसार है, स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि भिवानी का हॉस्पिटल एशिया का किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जो कभी चौधरी बंसीलाल जी ने 70s में क्या सोच रही होगी उनकी कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया, चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पर बनाया। आज आप ये देखो कि इस हॉस्पिटल बनने के बावजूद भी इतने डॉक्टरों की दुकानें खुल चुकी हैं कि जनरल स्टोर भी शायद कम हो, इतने डॉक्टरों की दुकानें हैं। हर जगह जिस गली में जाओ ये स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट। और 3-3, 4-4 साल में, चाहे वो स्पेशलिस्ट है, चाहे वो BA में से कोई भी है, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम मतलब आदमी, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि भाई ये इतनी जल्दी का पैसा कहाँ से आ गया, और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये इतनी जल्दी पैसा आया है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे समाज के खिलाफ हो, पब्लिक के खिलाफ हो। मगर नहीं, कोई नहीं देख रहा। तो पब्लिक को भी इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए कि असली मुद्दे भैया ये बात करो कि हमारे को शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, जो जल क्या चल रहा है, 600 फुट नीचे पानी जा चुका है और जहर बन चुका है। हम परवाह नहीं कर रहे हैं। ठंड पड़नी कम हो गई है, ग्लेशियर बनते नहीं है, पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती नहीं है, बर्फ़ पड़ती नहीं, पर पिघलेगी कहाँ से? नदियों में पानी आता नहीं है, बारिशें कम हो गई। क्योंकि जो जंगल हरे जंगल होने चाहिए थे, पेड़ों के जंगल होने चाहिए थे, आज हमारे कंक्रीट के जंगल हैं, बिल्डिंगों के जंगल हैं। वो जंगल हैं आपके सीमेंट, रोड़ी और लोहे के। वो आग उगलते हैं, सारा दिन हीट निकालते रहते हैं, हीट निकलती रहती है, तो बारिश तो आएगी नहीं। तो आने वाला समय बड़ा भयावह है, और जल ही जीवन है। आपने पढ़ा भी होगा, लिखा हुआ है, जल नहीं होगा तो क्या हाल होगा। तो असली सरकार का जो काम है वो तो कोई भी लीडर इस पॉइंट को नहीं उठाता है। हमारे खट्टर साहब हैं, 10 साल ऐसा हाल कर दिया जब
2014 में कांग्रेस सरकार गई थी, 55,000 करोड़ शायद कर्जा छोड़ के गई थी। और उस सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हरियाणा में, थर्मल लगाए, गुड़गांव को वर्ल्ड मैप पे लेके आए। आज गुड़गांव का नाम वर्ल्ड मैप पे है क्योंकि उन्होंने एफर्ट किया। और कितने ही और काम किए, हंसी बुटाना नहर बनाई, सड़कें बनी, और कितने ये IIM वगैरह आए, मतलब बहुत काम किया। और उसके बावजूद भी 55,000 करोड़ रुपया कर्जा था सिर्फ। आज 10 साल में कोई ये बता दे कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, कोई बता दे, कोई मेरे को कहीं बुला ले, कोई कंपटीशन कर ले, कोई मेरे से वाद विवाद कर ले, और 4.5 पौने 5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। ये कहाँ से उतरेगा, कहाँ गया पैसा? ये पब्लिक सोचती ही नहीं है। पब्लिक तो ये कहती है भाई चलो भाई वोट दो, वोट दो, देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हरियाणा का क्या हाल है? आप हरियाणा को सोचो ना, हरियाणा में तो कुछ भी तो नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हरियाणा के बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता नहीं कुछ सेंटर ने भी कुछ बनाया है हरियाणा के लिए, जबकि सरकार के नाक के नीचे हरियाणा है तो भी कुछ नहीं हो रहा। आप देखो कि खट्टर साहब तो हवाई जहाज में उड़ते थे, तय सड़कें क्या होती है पता ही नहीं है, और अभी भी उनके शायद खुमारी उतरी नहीं है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। जब उनके खुमारी उतर जाएगी, सड़कों में चलेंगे, तब उनको मालूम पड़ेगा कि आम आदमी क्या होता है। ये आदमी भूल जाते हैं कि ये टेम्परेरी पोस्टें हैं, चीफ मिनिस्ट्री, DC, SP। अल्टीमेटली आदमी को एक समय के बाद उसी धारा में आना पड़ता है जहाँ से वो शुरू हुआ था, और तब उसको मालूम पड़ता है, तब लोग उसको देख करके मुंह मोड़ते हैं, नफरत करते हैं। आप गुड़गांव में देख लो, पंचकुला में देख लो, काफ़ी रिटायर्ड IAS IPS रहते हैं, DGP रैंक तक के लोग रहते हैं, कोई पूछता हो तो पूछ लो उनको। और जब वो SP होते थे तो धमक थी उनकी, उनको अब वो समझ में आ गया कि असली ज़िंदगी तो तुमने जो जी है वो तो टेम्परेरी, वो तो आर्टिफिशियल ज़िंदगी थी, असली ये है। तो खट्टर साहब ने जो हरियाणा का भट्ठा बैठाया है, हम तो पता नहीं पब्लिक तो हिसाब करेगी नहीं करेगी, पर वो कुदरत, वो भगवान, वो पक्का हिसाब करता है, पक्का हिसाब करता है, आपके सामने आएगा। और अब ये इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन में बहुत सोच समझ के वोट देना। ये जो इनके लोक लुभावनी बातें हैं, ये सब बेकार है। इन्होंने ना शिक्षा में किया, ना स्वास्थ्य, किसी में भी नहीं किया, सिवाय PID फलाना ये वो ढिमका, मतलब कोई चेक ही नहीं था किसी चीज़ का भी। कोई अफसर, कोई DC हो, कोई SP हो, आप उनको मिल ही नहीं सकते, दफ्तरों में आते ही नहीं है। चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ में कोई दफ्तरों में अफसर, IAS अफसर दोपहर तक आते नहीं है, पूरे पूरे दिन नहीं आते। लोग दुखी होते हैं, जाते हैं स्टेट से भी मिल के आना है, वहाँ अफसर नहीं पाते हैं। आते हैं तो CM हाउस पर, जब CM हाउस पर मीटिंग चल रही है, पोर्टल खुलेगा, ये होगा। तो इन्होंने जो 10 साल में स्टेट को 1966 से पहले लाए खड़ा कर दिया है, अभी भी समय है, अभी भी समझ जाएं लोग, तो जितना है बचा हुआ है उसको आगे फिर ठीक कर लेगा कोई ना कोई। मगर इनके पास चला गया तो आपको मैं और बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। हाउसिंग बोर्ड स्कीम चौधरी बंसीलाल ने इंडिया में सबसे पहले लेके आए थे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इनको हायर परचेज सिस्टम में घर दिए जाए, कि ये जो किस्त भरेंगे वो इनकी कीमत में एडजस्ट होकर के एक दिन ये घर के मालिकाना हक मिल जाएगा। बड़ी बढ़िया स्कीम चली, पूरे हरियाणा में चली, छोटे छोटे तहसील तक उन्होंने बनवाई, उसके बाद आगे ही बनती रही और सक्सेसफुल रही। हमारे खट्टर साहब ने वो हाउसिंग बोर्ड ही स्क्रैप कर दिया कि माल है इसको बेचो और अपना लाओ। 10 साल के अंदर हुडा डिपार्टमेंट के अंदर एक भी सेक्टर नहीं आया, सिंगल सेक्टर भी नहीं आया। अब क्यों नहीं आया बोला जी, हुडा डिपार्टमेंट में तो कर्जा बहुत है। कर्जा क्यों हो गया भाई, किस बात का हो गया? और फिर वहाँ पर पहले एक अफसर बैठाया, उसने लूटा, उसके ऊपर FIR हो रखी है या कुछ कार्रवाई चल रही है, उन्होंने सारी लैंड वैंड बेच खाई। फिर एक ऐसा अफसर को बैठाया जिसका कार्डर चेंज हो गया था पंजाब में, मगर उसको रिलीव नहीं किया। खट्टर साहब ने कहा पंजाब वालों को भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट अफसर है और इसकी हमें ज़रूरत है, भी हम बाद में छोड़ेंगे। और गुड़गांव में खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़मीनें थी वो कोडियों के भावों पे लुटवा दी। वो लुटाने के बाद में खट्टर साहब कहते हैं
कि देखो हुड्डा प्रॉफिट में आ गया, हमने हुड्डा को रेड से ग्रीन में ला दिया। अरे घर का माल बेच के कोई रेड से ग्रीन में आ जाओ। तुमने अपने एसेट बेचने शुरू कर दिए तो क्या 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 उसमें बहादुरी कर दी। और एसेट भी क्या, 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची है, अखबारों में आई, खूब शोर मचा, मगर खट्टर साहब ने तो परवाह नहीं की ना, क्योंकि उनकी 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 ऐसा लगता है कि सहमति सारे काम हो रहे थे। और जब ये सारा काम करवा लिया, उनको रिलीव कर दिया और पंजाब भेज दिया। तो इन्होंने जो बैठा बैठाया है, जो एसेट्स बेचे हैं, जो कुछ छोड़ा नहीं है, ये भाइयों अभी भी समय है, अभी भी समझ जाओ। जब किसी ने बड़े आदमी ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बातें और भी बहुत करने की है, थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, तो इसको देखना ज़रूर, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।